मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, करता रहूंगा, भाई अच्छा लगता है तो लाइक करो, क्योंकि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है कि आपकी कुंडली में राजयोग भी है, वो भंग क्यों हो रहा है, राजयोग का फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी आ रही है। आपको एक इस परेशानी से जूझते हुए जातक की कुंडली के साथ आपका मार्गदर्शन भी करूंगा। दर्शकों, सबसे पहले हम उसकी कुंडली में देखते हैं क्या राजयोग है, उसके बाद हम बताएंगे महादशा अंतरदशा किस प्रकार से फल देती है, वो भी एक अलग बात है। दर्शकों, जातक का जन्म 18 मार्च 82 कृष्ण पक्ष 8 मूलाचरण 2 गुरुवार को हुआ, रात को 1:18 पर हुआ। जन्म के समय धनु लगन हुआ 5:32 लेकर के, चंद्रमा 4:26 लेकर के, केतु 25:25 लेकर के है, शुक्र 17:49 लेकर द्वितीय भाव में है, बुध 12:28 लेकर तृतीय भाव में, सूर्य 3:17 डिग्री लेकर के मीन राशि में, मीन राशि का सूर्य अच्छा होता है। सप्तम भाव में राहु 25 डिग्री 35 मिनट लेकर के, और दसम भाव में शनि 26 डिग्री 57 मिनट लेकर के है, और मंगल 21 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। एकादश भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, साधारण तौर पर हम ये कहते हैं जब लगन का स्वामी एकादश भाव में होता है उसको धन की अच्छी इच्छा होती है, वाहन गाड़ी वगैरह उसको सहज ही मिल जाते हैं। बिल्कुल ज्योतिष का नियम है, मिल जाते हैं। हमने भी कई बार बताया, और भी ज्योतिष आचार्य और भी आपको कुंडली में सभी यही देखते हैं। लेकिन ये गहराई से नहीं देखते कि गुरु की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश 16 डिग्री लेकर की तुला राशि में होकर विश्व नवास में आ गया। जब विश्व नवास में ग्रह आ जाता है तो अपने कारक की हानि करता है, और जिसका स्वामी उसकी हानि करता है। गुरु लगन का स्वामी है, लगन की हानि करेगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी। चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव की हानि करेगा, घरेलू सुख नहीं होंगे। और कारक किस चीज का है? गुरु। गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, आध्यात्मिक कारक है, उनमें भी हानि करेगा। और जब एकादश भाव में ऐसा बैठ गया और एकादश भाव की हानि हो गई तो पैसा कहां से आएगा, धन कहां से आएगा। अब यूं तो एकादश भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, हम कहेंगे अच्छा धनयोग बना रहा है, तो एकादश भाव का स्वामी शुक्र, और शुक्र तो द्वितीय भाव में खुश होता है, लक्ष्मी योग है। लेकिन सवाल यह है कि गुरु तो नहीं दे रहा है, कारक तो गुरु है, एकादश भाव का भी कारक है, धन का भी कारक है। गुरु यहां विश्वास में आया, गुरु लग्नेश है, तो शुक्र कहां से दे देगा? यहीं पर यही मैं आपको ये बता दी। आगे बात चलते हैं योग कारक ग्रह। हम बताते हैं पंचम भाव का स्वामी अगर दसम में हो, उत्कृष्ट राजयोग है, और मंगल दिग्बली आता है। वो बात अलग है कि मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है, लेकिन पंचमेश होने के नाते दसम भाव में है, अच्छा नौकरी, अच्छा व्यवसाय का सूचक बनता है। लेकिन वहीं पर भी अकारक शनि द्वितीय और तृतीय भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, यहां पर शनि 26 डिग्री 57 मिनट लेकर के बैठा हुआ है। दसम भाव में शनि और मंगल का विषयोग है, दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। यहां पर शत्रुवत इस तरह से भी हो गया कि मंगल हस्त नक्षत्र में है, और हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा अष्टमेश है, लगन में बैठा हुआ है। जब लग्नेश जब अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा तो हर एक काम में बाधाएं डालेगा। यहां पर चंद्रमा एकारक है, अष्टम भाव का स्वामी है, और मंगल हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि चित्रा नक्षत्र में है, और चित्रा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है। आप ये सोचो कि शनिदेव मंगल के घर में बैठ करके और मंगल के ऊपर प्रभाव बना रहे हैं, तो किस आदमी को तकलीफ नहीं होगी अगर आपके घर में कोई आपका शत्रु बैठ करके आप ही के साथ गृह युद्ध करे, झगड़ा करे, तो आप अच्छा फल कैसे दोगे? यहां स्थिति कुछ इस प्रकार हो रही है, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के घर में बैठ करके और शनि पर दबाव बना रहा है, विष योग बन रहा है। मंगल को भी, इन दोनों में मंगल का भी प्रभाव नष्ट हो रहा है, शनि का भी प्रभाव नष्ट हो रहा है। क्यों? उत्तरोत्तर शनि मंगल से बलवान माना जाता है, लेकिन दोनों कट्टर शत्रु हैं।
अब शत्रुता यहां पर आ गई है कि शनिदेव जो है मंगल के घर में बैठे हैं, तो जरूरी बात है अगर आपका शत्रु आपके घर में बैठा रहेगा, आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत गए। जहां पर दोनों का गृह युद्ध हो रहा है, मंगल भी पंचम भाव का स्वामी यहां पर आ गया, गृह युद्ध हो गया, प्रभाव हिंसा आ गया। हालांकि दशा अभी आ रही है, दशा चल रही है उसकी 22 से 2022 से, वो आज बात बताएंगे। लेकिन यहां पर गृह युद्ध हो गया और ये शनि मंगल का विषयोग हो गया और लग्नेश जो था विषनवास में आ गया। दूसरी तरफ देखते हैं, धनु लगन के लिए सूर्य कारक ग्रह है, भाग्य का स्वामी भाग्येश है और चतुर्थ भाव में है। और सूर्य और राहु पुष्कर नवास में है। तो जब सूर्य पुष्कर नवास में हो गया तो भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। और सूर्य प्रशासन है, सरकार है और दसम भाव को देख रहा है चतुर्थ भाव से, तो घरेलू सुख भी अच्छे होंगे और दसम भाव में भी प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन क्यों नहीं मिल रही, उसका कारण हम आगे बताएंगे। इस विषय को यही छोड़ते हैं कि सूर्य नहीं दे रहा है। सूर्य भी कारक है, भाग्य का स्वामी है, लेकिन भाग्य का स्वामी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, आगे और पढ़ते हैं। जब जातक का जन्म हुआ, मूला नक्षत्र था, केतु की महादशा थी, व्यातिपात योग में हुआ, व्यातिपात के स्वामी रुद्र है, वह भी अशुभ योग माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जिस तरह से हम गणमूल नक्षत्र की शांति करते हैं तो इस योग की शांति करनी चाहिए, वो बात अलग है। केतु की महादशा 26 तक खत्म हो गई, 4 साल के बाद में केतु की महादशा आ गई। उसके बाद क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दशा अंतरदशा में देंगे ना, उसके बाद शुक्र की दशा हुई शुरू, जो 18/11/2006 तक चली। 2006 तक जाते की आयु कितनी थी, 24 साल थी। और शुक्र यहां पर क्या है, परम पापी है। परम पापी है, छठे भाव का स्वामी है, छठे से एकादश परम पापी, दोनों भाव का स्वामी धनु लगन के लिए पापी है। धन तो देगा लेकिन अशुभता देगा, कठिन परिश्रम करके देगा। लेकिन वो यहां रुकावट आ गई, गुरु की वजह से आ गई। गुरु तो कारक है, नहीं दे रहा है, लग्नेश है, किसको प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा इसको देने वाली है। तो प्रतिष्ठा अगर शुक्र देगा भी तो प्रतिष्ठा कहां जाएगी, लग्नेश की वजह से। लग्नेश ही जब खड्डे में गिर गया तो प्रतिष्ठा किसको मिलेगी, पहला कारण खत्म हो गया। और गुरु की दशा में उसको राजयोग नहीं मिल सकता, क्योंकि छठे और एकादश भाव का स्वामी है, शुक्र यहां पर आ गया है। धनु लगन के लिए अकारक है शुक्र, सीधी सी बात यह है। धनु लगन के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी है, छठी से छठा एकादश का भाव है, धन में अकारक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, जो 2026 तक आई, उस समय 24 वर्ष की आयु थी। अब 24 वर्ष की आयु के बाद एकदम उत्कृष्ट समय आ जाता है प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, चाहे व्यवसाय करो या सरकारी नौकरी हो, बहुत अच्छा योग आ जाता है। और शुक्र की महादशा आ गई, जो कि 12 तक रही, नहीं प्राप्त हुआ, कैरियर नहीं बना। क्यों नहीं बना, जबकि बनाना चाहिए था। सूर्य पंचम भाव का, नवम भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठा है, दसम भाव को देख रहा है और पुष्कर नवास में है। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण आप नोट कीजिए, आगे चल के बताऊंगा। कि पुष्कर नवास में होने के बावजूद भी, जब सूर्य पुष्कर नवास में है, भाग्य का स्वामी है, दसम भाव को देख रहा है, दसम भाव के लिए दिग्बली माना जाता है। और सूर्य जब पुष्कर नवास में आ गया तो किस चीज का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, आत्मा कारक है, पिता का कारक है। लेकिन प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिली, व्यवसाय अच्छा क्यों नहीं हुआ, अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिली, सूर्य ने क्यों नहीं दी। जबकि 2012 तक, यानी 26 से लेकर के 6 साल, 30 साल की आयु तक तो एक अच्छी उम्र होती है प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, अच्छा सम्मान प्राप्त करने की, उसको मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिली। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, जो कि 18/11/22 तक रही, अष्टमेश है, क्यों देगा, अकारक है, वो शुभ दशाएं नहीं होती। अब 22 से लेकर के अभी मंगल की दशा चल रही, जो 29 तक रहेगी। और मंगल ग्रह युद्ध में यहां पर है, क्योंकि उसके घर में शनिदेव चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, दोनों का ग्रह युद्ध है, उसमें मंगल को परेशानी आ रही है। पहली बात यहां पर परेशानी आ गई। दूसरी बात, लग्नेश जो कि संचालक है, वो विषनवास में आ गया। कैसे विजय होगी, जब सेनापति ने ही हथियार डाल दिया तो विजय कैसे होगी।
लड़ाई तो दोनों ये कर रहे हैं, सेनापति तो गुरु है, संचालक तो ये। और सूर्यदेव जो कि राजा है, दे सकता था, वो क्यों नहीं दिया, यही इस कुंडली में देखेंगे। और जबकि कुंडली में विश्व नवास में गुरु है, पुष्कर नवास में राहु और सूर्य है, ठीक है। राहु सप्तम भाव में है, अपना काम करेगा, लेकिन सूर्य को तो अपना काम करना चाहिए था, क्यों नहीं रहा। दशा अंतरदशाओं के ऊपर निर्भर करता है क्या है, और योग भंग हो जाते हैं। अभी देखिए, ज्योतिष में विश्वोत्तरी महादशा प्रचलित है, और भी कई दशाएं हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। विश्वोत्तरी दशा प्रचलित है। उस महादशा में बलवान ग्रह हो, साधारण तौर पर क्या करते हैं हम लोग कि केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अच्छा फल देगा, लग्नेश हो अच्छा देगा, पंचमेश अच्छा देगा, नवेश अलग देगा। यानी ये ग्रहों के भाव और ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये कह देते हैं कि इस ग्रह की दशा या अंतरदशा अनुकूल होगी या प्रत्यंत दशा अनुकूल होगी। वो ग्रहों के भाव और स्थिति के आधार पर कह देते हैं, ये कह देते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि तारा पद्धति में भी एक वर्णन आता है, तारा पद्धति वो भी देख लेना चाहिए। जिस तरह से लगन से फल विचार किया जाता है, सूर्य लगन से किया जाता है, चंद्रमा लगन से किया जाता है, षड वर्ग देखा जाता है सटीक भविष्य के लिए। इसलिए ग्रह कब प्रभाव देगा, कब अपने राजगुण का फल देगा, तो तारा पद्धति में भी महादशा दशा का वो उपाय, वो उसका योग देखना चाहिए, कैसी दशा चल रही है। जैसे हम अष्टकूट मिलान में तारा गुण के 3 में से नहीं देखते हैं, तो तारा पद्धति में ये बताते हैं कि ग्रह कितनी दूरी पर है। उसके लिए थोड़ा सा लिटिल विज्ञान जरूरी है, मैं आपको थोड़े से समय में खत्म करने की कोशिश करता हूं। ये 1 से लेकर के 27 नक्षत्र तक है। अश्विनी, मगनी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्सु, पुष्य, अश्लेषा, 9 नक्षत्र। उसके बाद मघा, पूर्वफाल, उत्तरफाल, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 18 नक्षत्र। उसके बाद 19वां मूला, पुरुषाला, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतबीजा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, इनका स्वामी केतु है। इसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां शुक्र है। तीसरा, 12वां, 21वां सूर्य स्वामी है। चौथा, 13वां, 22वां चंद्रमा स्वामी है। 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र मंगल है। छठा, 15वां, 24वां राहु है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व गुरु है। पुष्य, अनुराधा, उत्पदा शनि है। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती बुध है। जो ये पहले नक्षत्र में आते हैं 1, 10, 9, ये जन्म तारा गिनी जाती है। यानी जन्म के टाइम पर आपका अश्विनी नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र हो, मूला नक्षत्र हो, केतु उसका स्वामी है, उसको जन्म तारा कहते हैं। तो पहला आता है, कैसे? पहला जन्म तारा है, जैसा काम करोगे वैसा फल दोगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले समझ लो, फिर मैं बताऊंगा। दूसरा, संपत्ति तारा है, अचीवमेंट है, प्राप्ति होगी, आपको कुछ शुभ प्रभाव मिलेगा नक्षत्र के आधार पर। तीसरा, विपत्ति तारा है, अवरोध आएंगे। चौथा, सेम है, कल्याणकारी है, कुछ मिलेगा, कुशल है, मिलेगा। 5वां, प्रतिद्वंदी है, शत्रुवत व्यवहार है, परेशानी आएगी। छठा, साधक है, शुभ होगी। 7वां, वध है, परेशानी से भरा होगा। 8वां, मित्र है, मित्रता जैसा होगा, मतलब शुभ होगा। और 9वां या 0 आधे मित्र है, तो बहुत अच्छा होगा। ये भाव बताए कैसे? अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और जो ग्रह आपका तीसरे कृत्तिक में, कृत्तिका नक्षत्र में है, उसकी जन्म तारा विपरीत तारा होगी। जन्म नक्षत्र से 5वें में जो ग्रह है वो शत्रुवत प्रभाव देगा, यानी जन्म नक्षत्र से 5वें में शत्रुवत प्रभाव देगा। जन्म नक्षत्र से 6ठे ग्रह में है वह आपको शुभ रहेगा। 7वें में पुनर्वसु में जो होगा, अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो बता रहा हूं, तो पुनर्वसु होगा तो अशुभ होगी, वध आएगी, परेशानी होगी। 8वां, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, 8वें में पुष्य नक्षत्र होगा तो आपका मित्रता जैसा व्यवहार होगा, अच्छी रहेगी, कहना मतलब। 9वां, अब 0 आधे मित्र होगा। 9वां वाला अष्टमेश आएगा तो मित्र वाली होगी, अच्छा होगा। तो ये ग्रहों की दूरी के आधार पर है।
अब इसी चीज को हम दूसरी तरह से समझते हैं इस संबंध कुंडली में। जातक का जन्म मूला नक्षत्र है, यह है जन्म नक्षत्र मूला। अब सूर्य की बात हम कर रहे हैं कि सूर्य क्यों नहीं फल दे रहा है। जब सूर्य दशा आ रही है 2012 तक रही तो सूर्य को देना चाहिए था। सूर्य पुष्कर नवास में है, भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश है, मीन राशि में है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, सब और दसम भाव को देख रहा है, दिग्बली है, सूर्य राजा है और दसम भाव के लिए प्रशासन का कारक है। तो सूर्य ने क्यों नहीं दिया। जन्म नक्षत्र मूला। अब सूर्य नक्षत्र कहां पर है, जन्म नक्षत्र मूला और सूर्य नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा यह 25वें नक्षत्र में जन्म हुआ, 19वें नक्षत्र में 25वां नक्षत्र कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7वां नक्षत्र आ गया। ये 7वां नक्षत्र आ गया। तो 7वां नक्षत्र में जब आया तो जन्म तारा के हिसाब से 7वां बिंदु पर आया तो 7वां बिंदु परेशानी देने वाला है। तो सूर्य ने महादशा में नहीं दिया, पुष्कर नवास में होते हुए भी, भाग्य का स्वामी होते हुए भी दे नहीं पाया, क्योंकि तारा पद्धति में वो अशुभ था। जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में था, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में था, अशुभ था, नहीं दे पाया। इसको कोई देखता नहीं और वह योग भंग हो गया। दूसरी तरफ देखिए, जन्म नक्षत्र मूला है, मंगल का नक्षत्र हस्त है। जन्म नक्षत्र मूला है, मंगल यहां पर हस्त नक्षत्र में, जैसे हमने बताया भाई अभी मंगल की चारा चल रही है तो हस्त है। इस नक्षत्र से कितनी दूरी है, मूला नक्षत्र से हस्त नक्षत्र कितना गिरी है। यहां पर मूला नक्षत्र आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहां पर आ गए, 9 यहां पर आ गए और 9 9 18 यहां पर आ गए और 13वां नक्षत्र हस्त है। 9 3 22वां नक्षत्र दूरी पर है। यानी मूला जन्म नक्षत्र हुआ, जन्म नक्षत्र से मंगल कितनी दूर है, मूला से रेवती तक ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नक्षत्र तो यहां हो गए और 13वां नक्षत्र हस्त है, 22वें नक्षत्र पर है। जन्म नक्षत्र से 22वें नक्षत्र पर है। जब 9 से ज्यादा मिलता है तो 9 से डिवाइड करने का है हमको, क्योंकि हर 9 के बाद उसी की तारा है। तो जब 9 13 22 हुए, 9 से किया तो 4 शेष बचता है। 4 शेष क्या साइन है, क्षेम है, कल्याणकारी है। मंगल की दशा ये कल्याणकारी चल रही है। इसी तरह से अंतरदशा देख लेते हैं कि यहां पर तो महादशा की बात मैंने बताई। आपका जन्म नक्षत्र जो भी है वो उस जन्म नक्षत्र से जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है, उसकी दूरी कितने नक्षत्र पर है। तो ये तालिका मैंने बनाई, वो उतने नक्षत्र पर है। अगर 9 से ज्यादा है तो 9 से डिवाइड करो, जो शेष आता है वो 9 से क्यों डिवाइड करना ये मैं बता देता हूं कि ये 9 नक्षत्र यहां पर आ गए। 10वां नक्षत्र जो आएगा वो केतु का ही आएगा। 9 नक्षत्र ये 9 ग्रह के आगे 10वां नक्षत्र जो होगा केतु का ही होगा और फिर 19वां नक्षत्र भी केतु का ही होगा। तो अश्विनी मघा मूला ये 19वां नक्षत्र माना जाता है। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। जन्म नक्षत्र मूला है, मूला है और मंगल आपका हस्त नक्षत्र में है। अब मूला मघा अश्विनी हस्त नक्षत्र कहां आता है, तो मघा से 1 2 3 4 यही सीधा डिवाइड कर लो। तो ये तीनों एक ही है, जन्म तारा उसको बोला जाएगा, उसी ग्रह के नक्षत्र हैं। तो जन्म तारा से 4वां नक्षत्र है। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर 4 आया यहां पर तो अच्छा है, लेकिन ये ग्रह युद्ध बचाना पड़ेगा, शांति करनी पड़ेगी, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। गुरु विषनवास में आया, जब तक ये ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास 1000 राजयोग होने दो। इस तरह से राजयोग भंग हो जाता है। लग्नेश का विषनवास में होना, शनि मंगल का अशुभ स्थान पर होना, सूर्य राजयोग भंग कर देना, क्योंकि सूर्य जो था मध्य प्रदेश नंबर 7वें नक्षत्र में आ गया। जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में सूर्य आ गया। जो भी आपके जन्म नक्षत्र से 3रे नक्षत्र में हो
5वें नक्षत्र में हो और 7वें नक्षत्र में जो ग्रह है आपके जन्म नक्षत्र से, वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कितना भी राजयोग कारक हो वो भंग हो जाएगा, शुभ प्रभाव देने में नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, नहीं देगा। ये था, इसलिए भंग हो गया, इसलिए मैंने बताया ये इस तरह की बात हो गई। क्योंकि साधारण तौर पर लगन कुंडली में भावेश की स्थिति से हम देख लेते हैं, ये त्रिक भाव का स्वामी है, ये छठे भाव का है, या 8वें का है, या केंद्र त्रिकोण का है। और अंतरदशा, जब महादशा कौन से नक्षत्र में है, उसका स्वामी, महादशा का स्वामी जिस सूर्य को, अगर अंतरदशा आप देखते हैं, फिर एक बार सुन लो, जन्म नक्षत्र से महादशा कौन से नक्षत्र में है वो महादशा का फल बताएगा। अंतरदशा के लिए महादशा का स्वामी कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से अंतरदशा जिसकी देख रहे हो वो कितनी दूरी पर है, इसी तरह से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि आपकी दशा अच्छी होगी या नहीं होगी। इसलिए जातक को परेशानी रही। साधारण तौर पर देखते हैं, धनु लगन है, लगन का स्वामी एकादश भाव में बहुत अच्छा है, पंचम भाव में मेष राशि है, मंगल बहुत बढ़िया है, जहां भी पंडित जी के पास जाओगे बड़ा राजयोग मिलेगा। भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में है, मिल कुछ नहीं रहा, कैरियर में कुछ नहीं है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ में आ गया, पंचम का स्वामी दशम में आ गया और लग्न से एकादश भाव में आ गया, अच्छी है। वो बोलते लग्न से एकादश भाव, और गुरु एकादश भाव में दूर हो शुभ प्रभाव में तो अच्छा रहता है, धन दोष देता, लेकिन उसका नवास में आ गया। तीनों ग्रह की जो रिप्लेसमेंट थी, स्थान अच्छा मिला लेकिन प्रभावी नहीं लगी, बंदिश लग गई, राजयोग भंग हो गए, इसीलिए कैरियर में बढ़ोतरी नहीं, कैरियर अच्छा नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। ये भी पहले भी कई बार आ चुका है, जाता है, ऐसा नहीं है कि आज ही आया है, ये पहले ही आ चुका है, कितनी बार, 2-3 बार लाइव प्रोग्राम में बता दिया है, ये 18 बार है। सागर सामंत नाम जैसा है, ठीक है ना, तो हमने सोचा उसका गूढ़ ज्ञान करके क्यों लाइव प्रोग्राम में इतना नहीं बताया जा सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और आपकी ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद।